नमस्कार सभी लोगों को। आज हम भारतीय शिक्षा के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे कि भारतीय शिक्षा के इतिहास को मुख्यतः 5 भागों में बांटकर अध्ययन किया गया है। वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा, मुगल कालीन शिक्षा, ब्रिटिश कालीन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा। हम इसके पहले वैदिक शिक्षा की व्यवस्था के बारे में चर्चा कर चुके हैं। वैदिक शिक्षा में शिक्षक शिक्षार्थी के संबंधों की चर्चा हो गई है। बौद्धकालीन शिक्षा की व्यवस्था के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। मुगल कालीन शिक्षा के बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हम शुरुआत करते हैं आज जो है ब्रिटिश कालीन शिक्षा। आप जानते हैं कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा प्रणाली का भी अंग्रेजीकरण करने का प्रयास किया। विज्ञान एवं शिक्षा में अनुसंधान कार्य एवं तकनीकी शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन उस समय नहीं दिया गया, केवल माध्यम अंग्रेजी बनाया गया। साथ ही साथ शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण भारतीय भाषाओं का विकास भी नहीं हो पाया। भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की गई और एक तरह से अगर आप देखें तो उस समय उच्च शिक्षा की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी। ब्रिटिश काल में उच्च शिक्षा की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो समाज और देश की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी। वो शिक्षा बेकार होता है जो देश और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति न कर सके। इतने शिक्षित और अशिक्षित के बीच में इसने ऐसी खाई उत्पन्न की जिसका दंश भारत आज भी झेल रहा है। माने ब्रिटिश कालीन शिक्षा के द्वारा समाज में 2 वर्गों का उदय हुआ, एक अंग्रेजी जानने वाले और दूसरे अंग्रेजी न जानने वाले। अंग्रेजी जानने वाले अंग्रेजी न जानने वालों को हेय दृष्टि से देखते थे और उन दोनों के बीच में एक खाई का काम हुआ जिससे अंग्रेजों की स्वार्थ सिद्धि भी हुई। आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग के परिणाम स्वरूप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संख्यात्मक वृद्धि तो हुई किंतु गुणात्मक वृद्धि नहीं हुई। आप कहेंगे संख्यात्मक वृद्धि क्या होती है? संख्यात्मक वृद्धि का आशय ये हुआ कि कॉलेज स्कूल खुलते चले जा रहे हैं लेकिन उसमें अध्यापक नहीं, योग्य अध्यापकों का अभाव सा है, अकाल सा पड़ गया है। विद्यार्थी विहीन संस्थान चल रहे हैं। ये आज भी है। आप देखिए, अगर बोलिएगा तो आप अगर सही कीजिएगा तो आप ही को लोग गलत ठहरा देंगे। आज की स्थिति ये है कि विद्यार्थी विद्यालय जाना ही नहीं चाहता है। शिक्षार्थी का रूप विद्यार्थी ले लिया है। शिक्षार्थी कोई नहीं रहा, विद्यार्थी बन गए हैं। एडमिशन ले लिए, एग्जाम दे दिए, ये चल रहा है। तो गुणात्मक वृद्धि नहीं हुई। हमारी उच्च शिक्षा प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना, सांस्कृतिक धरोहर या मूल्यों को बनाए रखना तथा नैतिक एवं उच्च आदर्शों से युक्त राष्ट्रीय एकता व अनुशासन में सहायक नागरिकों का निर्माण करने में कदाचित हमारी शिक्षा व्यवस्था सफल नहीं रही है। क्योंकि कोई भी देश अपनी सुरक्षा का दायित्व केवल सेना और पुलिस के हवाले नहीं छोड़ सकता है। उस देश के नागरिक जब तक योग्य नहीं होंगे, जब तक देशभक्त नहीं होंगे, जब तक कुशल नहीं होंगे, तब तक वो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और हमारी शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं आज योग्य नागरिकों के निर्माण करने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रही है। विशेषकर उच्च शिक्षा अगर देखें वास्तव में तो प्राथमिक शिक्षा की नींव कमजोर है, माध्यमिक शिक्षा की दीवारें जर्जर हैं और उच्च शिक्षा के कंगूरे बेदम दिखाई दे रहे हैं। उसमें कोई दम नहीं है। वो लड़का पीजी कर लेता है और जो है एक आवेदन लिखने के लिए कहीं तो आवेदन तक नहीं लिख पाता है। किसकी कमी है? हम छोड़ दें बच्चे के ऊपर, बच्चा छोड़ दे कि अध्यापक नहीं पढ़ाते हैं, अध्यापक कह दे बच्चा नहीं पढ़ता है। दोषी कहीं ना कहीं हम भी हैं, बच्चा भी है और समाज भी है। समाज भी चाहता है अरे क्लास करने कहाँ ज़रूरत है। तो ऐसे अगर आप
सभ्य समाज का निर्माण करना चाहते हैं, अगर आप देशभक्त समाज का निर्माण करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि समाज में चोरी, डकैती, बेईमानी, लूटपाट, घसोट, व्यभिचार कम हो, तो आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना ही होगा। शिक्षा की गुणवत्ता में जैसे जैसे कमी आएगी, वैसे वैसे समाज में अराजकता फैलती जाएगी, क्योंकि सही बात बताने वाला कोई मिलेगा नहीं। और शिक्षा की गुणवत्ता में कमी लाने में या कमी आने में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई कारक है तो वह है अध्यापक शिक्षा। बीएड के क्लासेज किस तरह से चल रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। एडमिशन और एग्जामिनेशन दो ही चीज़ हो रही है। एनसीटीई हाथी के दांत दिखाने को और खाने को अलग अलग ऐसा कार्य कर रही है। कुछ नहीं हो रहा है और होगा भी नहीं कुछ। जो स्थिति हमारे देश की बनी हुई है, जिस तरह से उच्च शिक्षा में गिरावट आई है, शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट आई है, उसको सुधारना इतना आसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में अनदेखी कर रहे हैं और उसके लिए हम आज जिम्मेदार हैं। आज कदाचित हमारे सामने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक ऐसी चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं। अगर आप देखें मूल रूप से तो भारतीय उच्च शिक्षा की ओर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो धूप और छांव दोनों चित्र हमारे सामने प्रकट होता है, दोनों चित्र हमारे सामने दिखाई देता है। एक तरफ ऐसा नहीं कुछ नहीं हुआ, एक तरफ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारी कुछ विशिष्ट उपलब्धियां रही हैं तो दूसरी ओर बड़ी असफलताएं भी हैं। शैक्षिक पिरामिड के शीर्ष पर होने के कारण, शैक्षिक पिरामिड अगर बनावे तो उच्च शिक्षा ही ऊंचे पर जाएगा, शीर्ष पर जाएगा। तो शैक्षिक पिरामिड के शीर्ष स्थान पर होने के कारण उच्च शिक्षा की जिम्मेदारियां भी अधिक होती हैं। वर्तमान समय में औद्योगिक, व्यावसायिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उच्च शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति को भावी जीवन के लिए आत्मनिर्भर बनाकर देश के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व के लिए व्यक्तियों को तैयार करना है। हर क्षेत्र में नेतृत्व का विकास होना चाहिए, किंतु क्या उच्च शिक्षा अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो रही है? मुझे तो कदाचित इसमें संदेह है। उच्च शिक्षा संस्थाओं का उद्देश्य मात्र अध्ययन अध्यापन तक सीमित न होकर विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय जो है शोध के लिए तैयार करना, शिक्षक तैयार करना, या जो है उच्च शिक्षा के विकास के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि समाज की कमियों को इंगित करते हुए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार लेख लिखने हेतु उत्प्रेरित करना, राष्ट्र के चौमुखी विकास और समृद्धि में उनकी सार्थक भूमिका का निर्धारण करना, मानवीय मूल्यों की रक्षा करना तथा देश की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में अपने दायित्वों का निर्वहन करने के योग्य बनाना और संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को एक उचित दिशा निर्देश देने के लिए योग्य शिक्षकों का निर्माण करना, ये सब प्रमुख कार्य माने जाते हैं। किंतु आज जिस तेजी से मानवीय मूल्यों में गिरावट आ रही है तथा नागरिकों में अपने दायित्वों के निर्वहन से विमुख होने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उससे ये प्रतीत होता है कि उच्च शिक्षा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्णतः सफल नहीं हो पा रही है। तो शिक्षा के इस गिरते स्तर को सुधारने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने पुस्तकालयों को समृद्ध करने, प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण करने एवं उत्तीर्ण प्रतिशत बढ़ाने, पीएचडी का चयन अखिल भारतीय स्तर पर करने तथा शिक्षा में अंग्रेजी के स्थान पर किसी आधुनिक भाषा को रखने और त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत प्रादेशिक भाषा, संघीय भाषा व अंग्रेजी भाषा के अध्ययन का सुझाव दिया था। कहने का आशय ये है, अब जैसे कहा जा रहा है, मान लीजिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने ये कहा कि प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण हो और पुस्तकालयों का जो है, पुस्तकालयों में अच्छी किताबें आए, तो पुस्तकालयों में अच्छी किताबें लाने से फ़ायदा क्या होगा जब बच्चा ही नहीं आएगा?
जब बच्चा पढ़ने आएगा तब ना पुस्तकालय के जो है अच्छी किताबों का लाभ मिलेगा। पुस्तकालयों का जो है बहुत समृद्ध कर दीजिए आप, तो कोई मतलब नहीं है। प्रयोगशाला आपका बहुत समृद्ध है, कोई मतलब नहीं है। जब आज की जो स्थिति है वो बच्चों में शिक्षा के प्रति लगाव ही नहीं रह गया है। हम तो बीएड विभाग में विभागाध्यक्ष के पद पर 12 साल से कार्यरत हैं, हम तो देख रहे हैं एडमिशन के समय बच्चा कहता है कि नॉन अटेंडिंग हम बीएड करना चाहते हैं। आप जरा बताइए कि गुस्सा कहीं कहीं तरह से 2 थप्पड़ मारे उसको कि नॉन अटेंडिंग बीएड क्या होता है। जनवरी करते हैं हम लोग नॉन अटेंडिंग बीएड, हमने क्लास ना करेंगे बीएड करेंगे, गजब स्थिति है। तो इसको सुधारने के लिए समाज को आगे आना होगा, राष्ट्र के प्रबुद्ध लोगों को आगे आना होगा, अध्यापकों को आगे आना होगा, और विशेषकर जो शासन प्रशासन के लोग हैं उनको आगे आना होगा। तभी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारा जा सकता है। और अगर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना है तो निश्चित तौर पर आपको अध्यापक शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। और कहा गया है कि देश का वैभव विश्वविद्यालयों से संबद्ध होता है और दूषित विश्वविद्यालय संपूर्ण राष्ट्र को दूषित कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें विश्वविद्यालयी शिक्षा पर सुधार की आवश्यकता है, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है, और उसके लिए हमें अध्यापक शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। इस पर हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।